हमारा थ्योरी ऑफ सेपरेशन बुक नंबर 1, उसमें हम चैप्टर नंबर जी रिकॉर्डिंग ऑन करें सर। हमारा चैप्टर नंबर 6 चालू था, साइंस ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम, और इसमें हम देख रहे थे केस टेकिंग, राइट। सो केस टेकिंग में हम मेंटल मेकअप हमारा हो गया। देन नाउ द जनरल मेकअप, राइट। यस। सो तो जनरल मेकअप में हमने केस टेकिंग में देखा था कि कौन से पॉइंट्स हमें जनरल मेकअप में कवर अप करना है। तो मोस्टली हम फिजिकल फिजिकल्स हमने स्टार्टिंग में ही ले लिए। नाउ जनरल मेकअप में तो हम हमेशा स्टार्ट करते हैं थर्मल से, टॉलरेंसेस, देन डिजायर एवर्जन्स, एग्रेवेशन एम्लोरेशन, और when selecting the GCS we have to consider the activity also. So energy or activity, then speech type. बहुत से ऐसे अनकॉमन रूब्रिक्स हमें स्पीच पर से मिल जाते हैं। स्पीच इरेशनल, तो स्पीच के लिए एक टॉक और दूसरा स्पीच, तो दोनों टाइप के रूब्रिक्स है। टॉक में भी डिफरेंट रूब्रिक्स आपको मिलेंगे, एंड स्पीच एंड वॉइस में भी डिफरेंट रूब्रिक्स मिलेंगे। तो स्पीच में टॉक किस टाइप का है, फास्ट है, स्लो है, रैशनल है, इनकोहेरेंट है ना, मिसप्लेस है, हास्टी है, ऑकवर्ड है, लाइक दिस। Then tolerances and intolerances, thermals, hot chili, ambithermal, then appetite increase है, appetite decrease है, total loss of appetite है, then cravings, aversions, थर्स्ट किस टाइप की है, एक्सट्रीम है, थर्स्टलेस है, थर्स्ट सिप्स ऑफ वाटर है, लार्ज क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी है, शॉर्ट इंटरवल है, लॉन्ग इंटरवल है, लाइक दिस। देन सेक्सुअल फंक्शंस में कुछ परवर्जन्स है, एक्सट्रीम डिज़ायर है, इंक्रीज डिज़ायर है, लिबिडो है, लाइक दिस। बहुत से रूब्रिक्स हमें मिलेंगे। देन ऑर्गन ससेप्टिबल, विच ऑर्गन इज मोर ससेप्टिबल, मोर prone to affect. Then characters peculiar to that person, कुछ आपको आपके ऑब्जर्वेशन में कुछ मिलता है कि ये पर्सन किस टाइप का है, तो आप उसमें पिक्यूलरिटीज में उसे लिख सकते हैं। तो इसमें किस टाइप से हमें ऑब्जर्व करना है, कैसे ऑब्जर्व करना है, क्या देखना है पिक्यूलरिटीज में, ये डिपेंड करता है टोटली आपके ऑब्जर्वेशन पे कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। बहुत से पेशेंट्स हमारे सामने होते हैं और बहुत से
चीज़ें एक्सप्रेशंस हमारे सामने देते रहते, लेकिन हमारा ध्यान नहीं होता है क्योंकि हमारे माइंड में वो होता ही नहीं है कि ये भी देखना चाहिए, इसे भी ऑब्जर्व करना चाहिए, कैलकुलेट करना चाहिए, लेकिन वो हमारे माइंड में नहीं होने की वजह से वो हमारे सामने से पेशेंट एक्सप्रेस करके निकल जाता है, लेकिन हमारे ध्यान में नहीं आता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मेडिसिन तो आ जाती है, लेकिन इन छोटे छोटे चीज़ों पर से भी मेडिसिन कंफर्मेशन होता है। देन characters peculiar to that person, then aggravation and amelioration, then time, season and effect. Yes, which time is more prone to affect aggravation, at what time, season effects, which season he liked most, which season he aggravates the disease. एन्यूअली है, ऑटम सीजन है, तो बहुत से रूब्रिक्स है रेपर्टरी में, लेकिन हमें पता नहीं है। तो इस पर से भी, क्योंकि ये पिक्यूलियर है, पर्टिकुलर रूब्रिक्स है, एंड पर्टिकुलर्स आर मोर सिम्पलिटिक्स, तो ऐसा कुछ मिलता है तो उसे हमें लेना ही चाहिए। देन एनर्जी, द sum total of which the lack of it or excess of it represented by speed. Yes, तो एनर्जी एक्टिविटी पर से हमें स्पीड मिलेगी, स्लो है, फास्ट है, मीडियम है, एक्सट्रीम रेस्टलेस है। तो फिजिकल प्लस मेंटल, आपको टॉक पर से उसकी स्पीड पता चलेगी, उसके एक्टिविटी पर से स्पीड पता चलेगी। Then speed of thinking process, rubrics of vivaciousness, fast speech, fast talking. मेरे माइक का कोई प्रॉब्लम है क्या? बंसोट, डॉक्टर बंसोट, प्लीज म्यूट द माइक बोल रहे हैं। मेरे माइक का कुछ प्रॉब्लम है कि किसी डेलिकेट के? बट ओके ओके सर, थैंक यू। तो स्पीड ऑफ थिंकिंग, देन स्पीड ऑफ टॉकिंग, like vivaciousness. So vivaciousness means loud talking with lot of energy. And the speech volume, the voice become loud. थोड़ी सी भी बात करनी होती तो एकदम एक्साइट होके पेशेंट बात करेगा, लाउडली बात करेगा। दिस इज विथ द मूवमेंट्स, एक्शंस ऑफ द बॉडी इज वाइवेशियसनेस। इट इंडिकेट्स द स्पीड। स्लो पेशेंट, डल पेशेंट नेवर बिकम वाइवेशियस। रेस्टलेस, lethargy, yes, lethargic patient, torpor patient, slow patient, these are never become vivacious, never become restless. So quickness can form core of representation or core of repertorization if marked or outstanding in that individual. Yes. So these are the core rubrics, core disposition, core genetics जिस पर से हमें प्रिस्क्राइब करना है. Then speech
many times lead us to simillimum is an important factor because it cannot be covered up. The patient is not aware that the speech is observed or interrupted. Different types of speeches or talks are natural to different constitution, and it is a innate characteristics arising out of genetics. Yes, so these are genetics. Talk bomb blast, talk PST. These are the rubrics जो बहुत ही अनकॉमन है, रेयर है, पिक्यूलियर है. These are genetics. Talk bomb blast. किसका एक आधा एग्जाम्पल दो कि किसका ये स्पीच है हमारे इंडस्ट्रीज में, फिल्म इंडस्ट्री. टॉक बॉम्ब ब्लास्ट. Raj Thackeray talk is eloquent talk. Very nice, very nice. Very correct. Talk PST. Talk PST मतलब पेशेंट बोलता है धीरे धीरे goes at the top, then again slow, then again like this. This is talk PST. आप लोगों ने ओम प्रकाश एक एक्टर थे, देखा है कैसा टॉकिंग है? कोई एक्शन करेगा उनकी? किसी को जमेगा बोलना? उनका जो टॉक है दैट इज द टॉक PST. टॉक वाइवेशियस के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. सिद्धू जी भी है, भारती है, कपिल है, जितने कॉमेडियंस हैं मोस्टली वाइवेशियस है. यस, so these are the types of speeches. Then our jerky speech, jerk दे के बात करना, jerky speech, hesitating speech, loud, hasty, slow, vivacious, formal, like this. So these are the types of speech. These are genetic traits. ये अगर आपके सामने, आपको थोड़ा सा पेशेंट अगर हम देख रहे हैं और हमारे सामने कुछ ऐसा आ रहा है कि जो हमारे माइंड को कहीं तभी स्ट्राइक कर रहा है, अरे यार ये कुछ तभी अलग है, ये कुछ तभी अलग हमारे सामने एग्जिबिट हो रहा है, हमारे सामने एक्सप्रेस हो रहा है, हमारे सामने कुछ अलग सा बिहेव है, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. फिर उसे हमें कन्वर्ट करते आना चाहिए रेपर्टरी लैंग्वेज में. कुछ लोगों की बात करने की स्टाइल, कुछ लोगों की देखने की स्टाइल, कुछ लोगों की बैठने की स्टाइल, कुछ लोगों की बात करते वक्त हाउ भाव, दैट मीन्स मूवमेंट्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स, मूवमेंट्स ऑफ आईज, आईब्रोज, नोज, ये सब मैटर करती है. ये सब मतलब वो जब भी हमारे सामने कुछ भी बताता है तो अगर वो किसी स्पेशल या फिर पर्टिकुलर मोड में बता रहा है, पर्टिकुलर कुछ एक्सप्रेशंस देके बता रहा है,
तो वो चीज़ मार्क करनी चाहिए। वो एटलीस्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो लिख के रखो, फिर उस पर वर्क करो, देखो कि ये क्या है, किस टाइप का स्पीच है, किस टाइप के एक्सप्रेशन है, किस टाइप के मूवमेंट्स है। जरूरी नहीं तभी आपको उसके लिए सोचना है। अगर आप उसे मार्क करके रखते हैं, स्टार मार्क करके रखो, बाद में उस पर सोचो कि ये क्या है, ये किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है, किस टाइप की पर्सनैलिटी है, और आपको जरूर उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा। और वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको वो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन के लिए काम आए। तो इस टाइप का मार्किंग हमें केस टेकिंग में करना है। तो ये हर चीज के लिए होता है। कल एक पेशेंट आया, पेशेंट मेरे सामने बैठा है, मेरे से मतलब उसके पेरेंट्स भी साथ में थे, पेरेंट्स बात कर रहे, तब वो मेरे तरफ देख रहा है पेशेंट। लेकिन जब उसको बोलने के लिए कहा तो वो उधर देख के ही बात करेगा, मेरे सामने देख के बात नहीं करेगा, आंख में आंख मिला के बात नहीं करेगा। और जब उसका टर्न चले जाता है, पेरेंट्स जब बोलता है तो वो सीधा मेरे तरफ देखेगा। फिर वापस मैंने कुछ उसको पूछा कि वापस फिर वो दूसरी तरफ देख के बात करेगा। व्हाट इज दिस? है ना कुछ पिक्यूलियर है कि ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। जब वो बात नहीं करता है तो सीधा मेरे तरफ देखेगा, और जब वो बात उसका टर्न आता है बात करने की तो वो मेरे तरफ देख के बात नहीं करेगा, दूसरी तरफ देख के बात करेगा। व्हाट इज दिस? क्या कहेंगे इसे? यस, पार्डन, इवेडिंग लुक, क्या मीनिंग है उसका? ये रूब्रिक है, क्योंकि ये रूब्रिक मैंने देखा नहीं अभी तक, इसलिए पूछ रहा मैं। इवेडिंग लुक या फिर अवॉइडिंग लुक, अवॉइडिंग लुक। लेकिन हमें तो रूब्रिक लेना है ना, क्योंकि ये बहुत ही पर्टिकुलर, पिक्यूलियर, स्पेसिफिक है उस पर्सनैलिटी के लिए, है ना। तो उसे हमें हमारे रेपर्टरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें उसका यूज लेना है, क्योंकि वो तो एग्जिबिट कर रहा है समथिंग डिफरेंट फ्रॉम हिज जेनेटिक्स। तो वो जेनेटिक हमें चाहिए। तो इसके लिए बहुत से रूब्रिक्स मिलेंगे, लेकिन एक कॉमन रूब्रिक जिसमें बहुत सारे मेडिसिन है, कि जिसमें से एक भी मेडिसिन मिस नहीं हो सकती, दैट इज द टिमिडिटी बाशपुल। अब ये टिमिडिटी बाशपुल ही क्यों? सॉरी, टिमिडिटी बाशपुल ही क्यों? नंबर 1 कि उसमें से हमारी जो मेडिसिन होगी, एक आधी रेयर भी मेडिसिन होगी, तो ये बिग रूब्रिक है, इसलिए उसमें से मिस नहीं होगी। देन सपोज वो अगर उसका एग्जैक्ट रूब्रिक भी नहीं है, तभी उसमें ग्रुप ऑफ मेडिसिन कवर्ड है, क्योंकि उसका मीनिंग देखो, जब वो मेरे से बात कर रहा है तो मेरे आंख में आंख नहीं मिला रहा है, आई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन वही जब पेरेंट्स बात करते हैं तो वो मेरे तरफ देखता है, बराबर मेरे तरफ एक सरीका देखते रहेगा। अब ये दोनों का अगर मीनिंग आप निकालेंगे तो इसका क्या मतलब निकल रहा है कि जब पेरेंट्स से बात कर रहे हैं तो अल्टीमेटली अपन किसके तरफ देखेंगे? पेरेंट्स की तरफ, राइट। तो क्या हो रहा है, अपन पेरेंट्स की तरफ देख रहे हैं, इसलिए वो अपने तरफ देख रहा है। लेकिन जब मैं वो पेरेंट्स के तरफ देख के बात कर रहा था पेरेंट्स से, लेकिन ये मेरे तरफ देख रहा है, ये मेरा ध्यान था कि ये मेरे तरफ देख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं उसके तरफ देखता था, उसके आंख में देखता था, वो पट से आंख घुमा लेता था। दिस इज कॉल्ड टिमिडिटी बाशपुल।
राइट? तो ऐसा रूब्रिक सिलेक्ट करो जिसमें से रेयर भी मेडिसिन मिस ना हो। ओके, अंडरस्टैंड? यस। नाउ हेजिटेटिंग स्पीच। हेजिटेटिंग स्पीच मतलब बात करने को कचराना, कि कैसे बात करूं, फिर बात करते करते अपन तब मैं जो होती है, दैट इज द हेजिटेटिंग स्पीच। हेजिटेट हो जाना बात करते वक्त, कि बताना तो था लेकिन फिर आधा कुछ बता दिया, फिर सब्जेक्ट टर्न। जर्की स्पीच भी है ये, स्पीच में जर्क देना। लेकिन जर्की स्पीच का मेरे पास एक बहुत ही अच्छा पेशेंट था, एग्जैक्टली जर्क स्पीच। जर्की रूब्रिक भी लिया, उस पर से उसके मेडिसिन भी दिए, लेकिन वो पेशेंट का जर्की स्पीच गया नहीं। आई डोंट नो कि ये क्यों नहीं गया, बट बहुत से मेडिसिन चेंज भी किए। वो पेशेंट उसके लिए ही आया था, जर्की स्पीच के लिए। बहुत 3-4 बार उसकी केस टेकिंग हुई, पॉजिटिव फैक्टर्स लेके भी किए, माइजमेटिकली भी प्रिस्क्राइब किया, ये रूब्रिक्स लेके भी प्रिस्क्राइब किया, लेकिन उसका जर्की स्पीच नहीं गया। उसका पैथोलॉजिकल रूब्रिक भी लिया था, लेकिन नहीं गया। तो क्या हो सकता है, क्यों नहीं गया? कौन बोलेगा? कोई बोल सकता है कि क्यों नहीं गया होगा? सोचो थोड़ा सा, क्या वजह हो सकती है कि वो जर्की स्पीच क्यों नहीं गया? नो नो नो, इट वॉज नॉट बाय बर्थ। यस, डेफिनेटली। देखो, वो पेशेंट मेरे पास आया था, हिपेटोमेगेली थी उसे, देन किडनी पे काफ़ी स्वेलिंग था, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, बर्निंग मिक्चुरेशन एंड स्लीपलेसनेस। द मेन उसका स्ट्रॉन्ग सिम्टम था स्लीपलेसनेस। देन कॉन्स्टिपेशन भी काफ़ी था उस पेशेंट को, ओल्ड एज का पेशेंट था। तो ये सब प्रॉब्लम उसके सॉल्व हो गए। हाँ, और एक प्रॉब्लम था उसको, आर्थराइटिस था क्रॉनिक। वो आर्थराइटिस भी उसका काफ़ी कम हो गया था, 90% उसके जॉइंट पेन्स चले गए थे। स्वेलिंग जो था एडिमा बॉडी पे टोटली निकल गया था। किडनी नॉर्मल हो गई थी, लीवर नॉर्मल हो गया था, लेकिन जर्क स्पीच नहीं गया। उसका एक्शन नहीं कर सकता, लेकिन मतलब जर्क देता था बात करते करते। बात करेगा और वो एग्जैक्टली मैं नहीं बोल सकता। यस, नो नो, इट इज नॉट हैबिट। यस, तो इट इज ड्यू टू द partial paralysis of vocal cord।
जिसकी वजह से उसको वो प्रॉब्लम था और वो पैरालिसिस नहीं निकला. दैट्स व्हाई दैट jerky speech not cured. All the problems solved but that was not solved. Yes. तो ऐसा भी कभी होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि फिर वो एक के ही पीछे आप पड़े हैं और बाकी चीजें भी उसमें फिर डिस्टर्ब हो रही. आप कोशिश करो, लेकिन अगर कोशिश पूरी करनी चाहिए. मैंने उस जर्की स्पीच में उसके पीछे ही पड़ा था कि वो निकलनी ही चाहिए, क्यों नहीं निकल रही. लेकिन जब MRI किया तब वो पता चला कि इट इज़ बिकॉज ऑफ पैरालिसिस और ये नहीं जाएगी. क्योंकि अगर वो क्रॉनिक है, वो अगर एक्यूट रहता था तो शायद वो निकल भी जाता था, लेकिन वो दैट बिकम अ क्रॉनिक, दैट्स व्हाई वो नहीं निकल पाया. यस, सो दैट दिस वाज रीज़न. तो ऐसा अगर कोई पेशेंट में है तो आपको डिटेल में जाना जरूरी है. पैथोलॉजी फाइंड आउट करो. ये द पैथोलॉजी सेटल्ड कंप्लीटली, देन वो नहीं जाएगा. यस. नाउ द एलिमेंट्स फ्रॉम और causative factor. Elements from is the probe every homeopath has to perform. Nothing in this world occurs without a cause. So also man's sickness or impairment of immunity cannot occur without a cause. We owe our immunity to protein balance in our body. Reciprocally, immune impairment is possible only due to protein imbalance. Protein balance can be disturbed by emotional upsets. This is the main big reason, due to secretion of neurotransmitters, which are the proteins. Then vaccinations, which are immune globulins and protein tampering, antibiotics, toxic protein liberation and kill bacteria. तो ये आपको पता ही है कि इसमें से प्रोटीन्स रिलीज होते हैं. प्रोटीन्स रिलीज हो गए तो बॉडी में जो प्रोटीन्स है जो मेंटेन है इन अ पर्टिकुलर लेवल, और ये एक्स्ट्रा प्रोटीन्स आने की वजह से वो प्रोटीन्स बैलेंस डिस्टर्ब होगा एंड इट विल डिस्टर्ब द homeostasis of the body, the whole equilibrium of the body. Then viral or bacterial infections. Bacteria also contain the proteins. In vitro toxin liberation, yes. Then animal bites, insect bites, poisoning that releases the also poison, and poison contains proteins. So all indurations of foreign proteins. टिश्यू इंजुरीज, कहीं पे भी कट होता है, इंजर्ड होता है, देन आल्सो which causes protein liberation from the destroyed tissues, and that extra protein also disbalance the balance of the proteins. Then emotional upsets are the main cause, yes, which have to be probed whether elements have started after anger, grief, vexation, disappointment, loss, etc. We come to know that the constitution we are facing is badly affected by this particular emotion. So these are the main 6 factors that gives us the causation, that is the elements from. Type of disease and symptoms of disease help us to assess the miasm. Yes, the disease type, whether inflammatory or only physiologic function,
or sensitivity which is due to deficiency is SORA. Eczema, rhinitis, bronchitis, gastroenteritis, urinary tract infection, यहाँ पे नॉन गनोरियल का है, देखो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नॉन गनोरियल, इट इज सोरा, बट गनोरियल रहा तो साइकोसिस आर इंडिकेटिव ऑफ अ पर्सन इन सोरिक फेज. द डिजीज टाइप वेयर देयर इज अ accumulation, thickening, growth, tumors are due to psychosis. People having warts, callosities, corns and other excrescences are pointing towards psychotic, that is psychotic simillimum. जहाँ कहीं accumulation है, thickening है, growth है, tumor है, cyst है, is psychosis. Disease where there is a distortion, perversion, destruction are generally syphilitic. So all these are accompanied by respective soric, psychotic and syphilitic behaviors. There cannot be a right simillimum without consideration of miasm. This helps us to know which group of remedies may be indicated. It also helps us to decide on potency and reputation. Yes. तो only GCS निकालने से नहीं होगा, तो आपको एग्जैक्टली उसकी पोटेंसी भी सिलेक्ट करते आनी चाहिए. देन रिपीटेशन कब करना है, कैसे करना है एंड क्यों करना है, ये भी पता होना चाहिए. ओके, सो दिस इज द केस टेकिंग पार्ट एंड द theory of or science of genetic constitutional simillimum. So this is finish your 6th chapter and the 7th chapter. From the 7th chapter there is a practical clinical part. सब केसेस इसमें दिए है सर ने, जो कुछ फेलियर केसेस भी है, कुछ सक्सेस केसेस भी है, तो ये हम कल से लेंगे. तो अभी तक की 6th चैप्टर में अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर हम आज का टिप लेते हैं, टिप ऑफ द डे. यस, एनी क्वेश्चन? यस, जी. ये पेशेंट को कभी पता नहीं रहेगा कि ये वैक्सीनेशन के बाद हुआ, लेकिन हमें उसे पेशेंट से निकलवाना है कि ये कब स्टार्ट हुआ, उस पीरियड में कुछ हुआ था क्या, उसने कुछ एंटीबायोटिक्स लिए थे क्या, उसने कुछ ट्रीटमेंट किया था, कोई एडमिट था, हॉस्पिटलाइज था, या फिर कोई फ्रैक्चर हुआ था, कोई एक्सीडेंट हुआ था, किसी ऐसा इमोशनल मेंटल स्ट्रॉन्ग कोई फैक्टर होके गया जैसे कि शॉकिंग और किसी की डेथ लाइक दिस. या फिर अगर बच्चा है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि इसका वैक्सीनेशन जो भी चार्ट है वो बताओ. फिर उस पीरियड में अगर कुछ मिलता है, डेट सेम मिलती है या फिर आसपास की डेट मिलती है, तो आप उस पर से क्वेश्चंस कर सकते हैं कि ये उस वक्त आपने वैक्सीनेशन किया था उसके कितने दिन बाद ये हुआ. ऐसे धीरे धीरे उसे हमें उस टॉपिक पे लेके जाना है, इसे कहते हैं डिगिंग आउट करना. तो वो हमें धीरे धीरे करते ही वो निकलेगा. डायरेक्टली पेशेंट भी नहीं बताएगा और कोई पेशेंट ऐसे नोट करके भी नहीं रखता है, लेकिन हमारा वो आर्ट है, हमारा गट है कि हमें वो निकलवाना है पेशेंट से. यस. वैक्सीन लेने के बाद अगर पर्टिकुलरली कुछ मिलता है कि 1 महीने में ये स्टार्ट हुआ, 2 महीने में स्टार्ट हुआ, 3 महीने में हुआ, तो हम उसे ले सकते हैं. लेकिन कुछ
6 मंथ हो गए, 1 ईयर हो गया, फिर नहीं, वो उसका वो रीज़न नहीं है, क्योंकि इतना स्लो तो होगा नहीं। अगर बॉडी को रिएक्ट करना है तो विद इन अ मंथ वो रिएक्ट करेगी, विद इन अ डे रिएक्ट करेगी फॉर दैट प्रोटीन्स, फॉरेन प्रोटीन्स। यस। यस। तो देखो, आज एक मेंटल रिटार्डेड केस आई थी। उसमें देखो, मदर तो नहीं आई थी, लेकिन मदर की हिस्ट्री डॉक्टर अश्विनी जो मेरे असिस्टेंट है, उन्होंने फ़ोन पर ही वो मदर की हिस्ट्री लिया। तो उनके दोनों के बहुत झगड़े होते थे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो उसे हमेशा पश्चाताप होता था कि कुछ भी हो गया, झगड़े तो हो गए, झगड़े होने के बाद फिर पश्चाताप होता था, रिमोर्स, है ना। अब मदर नहीं थी। अब यहाँ पे एलिमेंट्स फ्रॉम क्या है? कॉरल्स है, एलिमेंट्स फ्रॉम रिमोर्स है। देन जैसे कि उसके मन के जैसा नहीं हो रहा। अगर अश्विनी है तो अश्विनी यहाँ बता सकती है उस केस के बारे में, मेंटल्स ऑफ दैट मदर, डॉक्टर अश्विनी। यस, अश्विनी मैम बोलो। हाँ, बोलो मैम, बोलो बोलो, आवाज आ रहा है आपका, बोलिए। देन गुस्सा बहुत आता था, है ना, पश्चाताप होता था, और क्या था? और हाँ, बोलो बोलो। ओके। तो यहाँ पे क्या हुए? कॉजेटिव फैक्टर्स, एंगर, वेक्जेशन, देन रिमोर्स, राइट। और एक रूब्रिक लिया ना अपन ने उसमें, नो नो नो, द quarrels, disputes, these are discords, these are simple rubrics. पेशेंट मेंटल रिटार्डेड है, देन अमीबिक डिसेंट्री है, पूरा ब्लड जाता है स्टूल में, क्रॉनिक अमीबिक डिसेंट्री, सिपिलिटिक है प्योरली। बच्चे का एंगर इतना वायलेंट है कि वो बाप को भी कुछ भी फेंक के मारेगा। मतलब फादर ने एक मारा तो ये 4 रख के देता है फादर को। दिस इज रिवॉल्टिंग, एनार्चिस्ट, रिवॉल्टिंग, डिफाइंड। तो अभी देखो यहाँ पे पॉजिटिव फैक्टर क्या हुआ? एलिमेंट्स फ्रॉम, कि प्रेगनेंसी में आफ्टर 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी कंटिन्यू से बहुत गुस्सा आता था मदर को, और एंगर भी उसका वायलेंट था। तो दिस इज एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर वेक्जेशन। अब इस केस में हम एंगर वेक्जेशन डायरेक्ट एलिमेंट्स फ्रॉम ले सकते हैं। यहाँ पे कोई डिल्यूजन एंगर नहीं ले सकते, या फिर डेलीरियम एंगर नहीं, लेकिन एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर वेक्जेशन ले सकते हैं। देन एलिमेंट्स फ्रॉम रिमोर्स की बजाय हम रिमोर्स डाल सकते हैं वहां पे। यस,
Yes? No. It is syphilitic also, it is psoric also, it is psychotic also. जब एंगर है एक मतलब एक लेवल तक है तो इट इज सोरिक. देन एंगर है लेकिन कुछ भी नहीं करता है, हाइडिंग है या फिर एंगर सब अंदर है, इट इज साइकोटिक. और एंगर वायलेंट है, मदर का भी एंगर वायलेंट है, दैट इज सिफिलिटिक एंगर. यस. और जो बच्चे में आया एंगर वायलेंट बिकॉज ऑफ दैट एंगर, दैट इमोशन ऑफ मदर, इसलिए उसका एलिमेंट फ्रॉम एंगर वेक्जेशन भी लिया हमने और एंगर वायलेंट बच्चे का भी लिया. देन डिफाइंड लिया एंड रिमोर्स. तो इस तरह से हम पॉजिटिव फैक्टर ले सकते हैं, राइट. अब एंगर के लिए ओनली एंगर वेक्जेशन रूब्रिक नहीं, आपको एलिमेंट फ्रॉम एंगर वेक्जेशन ही लेना पड़ेगा, दो इट इज अ क्रॉनिक केस. ओके. यस वैशाली. हाँ. रेट्रोवर्टेड यूट्रस. रेट्रोवर्टेड यूट्रसची इमोशनल पॅथॉलॉजी काय आहे? ओके. रेट्रोवर्टेड यूट्रस मुळे प्रॉब्लेम काय येतात? क्या प्रॉब्लम आते हैं? कौन बोलेगा? और पेनफुल मेंस्ट्रुएशन. और डालो, गूगल करो. Frequency of micturition, increase urine frequency, that is frequent micturition. Yes, but यूट्रस का जो मेन फंक्शन है, चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन है ना, तो बर्थ प्रोसेस में, कंसेप्शन में उसका कुछ डिसफंक्शन है क्या रेट्रोवर्टेड यूट्रस का? ते यूट्रस का कोई प्रॉब्लम होगा, कोई उसको यूट्रस का कोई डिजीज होगा तो अलग बात है, लेकिन अपन बात कर रहे हैं रेट्रोवर्टेड यूट्रस की. तो रेट्रोवर्टेड यूट्रस के लिए अगर उसका कंसेप्शन में कोई मतलब इंटरप्ले होगा या फिर इंटरवेंस होगा, तो फिर हम उसके बारे में, उसके इमोशनल पैथोलॉजी के बारे में सोच सकते हैं कि ये क्यों हुआ. लेकिन अगर इजीली कंसेप्शन होता है, बाकी प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, तो फिर इट इज नॉर्मल. ओनली रेट्रोवर्टेड होने की वजह से थोड़ा सा जो फंक्शन है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या फिर डिस्मेनोरिया है, तो उसको ट्रीट किया जा सकता है. यस. So okay, now we will see the hint of Dr. Hahnemann. Today's hint. आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है क्या? अभी स्लाइड दिख रहे है स्क्रीन पे. स्पून फीडिंग. अभी मैं उसको है ना ये करता हूँ, स्लाइड शो करता, तो स्लाइड शो के बाद दिखती है कि मुझे बताइए. अभी दिख रही है स्लाइड? दिख रही है ना आपको? ओके. सो आज एक्चुअली आपको कुछ ये जो
जूम में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं क्या? डेली के जैसा ही है कि कुछ अलग दिख रहा है? सेम है। मुझे थोड़े से मेरी तरफ से मेरे लैपटॉप में थोड़े से चेंजेस दिख रहे हैं, क्योंकि मैं डेली ग्राफी पर से लॉगिन करता हूं। आज मैंने ये जूम पर से किया, तो एक्चुअली मैंने फॉर्मेट किया लैपटॉप, तो थोड़े से ये प्रॉब्लम हो गए। मुझे लगा कि ये नहीं चलेगा, लेकिन ठीक है, अभी चल रहा है। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच इस लैपटॉप को, जूम को थैंक यू। तो आज की हिंट बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही एक्सलेंट है। हमें हमेशा एक सवाल आता है कि अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी आता है या फिर बेबीज मतलब इन्फेंट्स अप टू 1 ईयर तक जो मिल्क फीडिंग पे होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं, उन बेबीज को मेडिसिन कैसे देना। तो ये बिग क्वेश्चंस होता है हमारे लिए, और हमारे लिए नहीं तो पेशेंट के लिए भी ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि 1 साल के बच्चे को मेडिसिन दे सकते क्या, 1 महीने के बेबी को मेडिसिन दे सकते हैं क्या, फिर मेडिसिन देंगे तो कैसे देंगे, किस टाइप से देंगे, अगर उस मदर को ही मिल्क नहीं है तो फिर कैसे देंगे। तो ये बहुत से क्वेश्चंस पेशेंट भी हमें पूछते हैं, और हमारे भी हमें भी एक्सप्लेन करने में डिफिकल्टी होती है कि कैसे करें, आप कैसी मेडिसिन दे, कितनी दी, कितने पोटेंसी पावर में दे, कैसे दे। यस, प्लीज म्यूट कीजिए, प्लीज सब लोग म्यूट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबके लिए। बहुत ही ये मतलब इतना आपको नॉलेज देगा। अगर आपके पास 1 मंथ का भी 1 डे का भी बेबी आता है तो उसे मेडिसिन कैसे देनी चाहिए, कैसे प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, कैसे किसे बोलना चाहिए कि मेडिसिन कैसे दे। तो ये एक डॉक्टर हैनेमन ने अपने क्रॉनिक डिजीजेस में इस न्यूबॉर्न बेबीज के लिए डोज कैसे प्रिस्क्राइब करना ये लिख के रखा है, पेज नंबर 193 पे। तो sucklings never receive medicine, देखो sucklings never receive medicine, the mother or wet nurse, the mother or wet nurse मतलब बेबी की मदर और जो उसे नर्स फीडिंग करती है, मतलब कोई नर्स अगर मदर को मिल्क नहीं है और कोई नर्स उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, अपना मिल्क दे रही है, अपनी ब्रेस्ट फीडिंग से मिल्क दे रही है, तो ऐसे बेबीज को द मदर और द वेट नर्स रिसीव द रेमेडी इंस्टेड एंड थ्रू देयर मिल्क इट एक्ट्स ऑन द चाइल्ड। तो हमें सकलिंग्स को जो ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं, जो फीडिंग बेबीज हैं, उन्हें मेडिसिन कभी नहीं देनी है। डायरेक्टली बेबीज को मेडिसिन कभी नहीं देनी है, ये डॉक्टर हैनेमन ने कहा है द क्रॉनिक डिजीज में। नेवर गिव और नेवर डायरेक्ट गिव द मेडिसिन टू द इन्फेंट्स बेबीज। सो 1 डे से लेके तो 1 ईयर तक। सकलिंग नेवर रिसीव मेडिसिन, उनको आपने दी भी तो बहुत टाइम लगता है, या फिर वो रिसीव भी नहीं कर सकते, मतलब इस रिसीव करने में भी प्रॉब्लम होता है। द मदर और वेट नर्स रिसीव द रेमेडी इंस्टेड। आप वही डोज सेम, बेबी का प्रॉब्लम है लेकिन बेबी की मेडिसिन आप मदर को दो, दे रिसीव इंस्टेंटली एंड थ्रू देयर मिल्क इट एक्ट्स ऑन द चाइल्ड वेरी क्विकली। देखो कितना अच्छा लिखा है, वेरी क्विकली, माइल्डली एंड बेनिफिशियली।
तो ऐसे बच्चे अगर आपके पास आते हैं 1 डे से तो 1 ईयर तक, तो इन बेबीज़ को, न्यूबॉर्न बेबीज़ को मेडिसिन कभी नहीं देना। मेडिसिन देना है तो उनके मदर को दो। मदर से फास्ट वो उनके ब्लड में जाके, वो मिल्क में जाके बेबीज़ को तुरंत मिलता है। इंस्टेंटली रिसीव द बेबीज एंड एक्ट वेरी क्विकली, माइल्डली एंड बेनिफिशियली। तो बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन डॉक्टर हैनेमन ने दी है, और ये उनके टोटली एक्सपीरियंस का ही बुक है। कितने सारे पेशेंट्स पे उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा तब जाके ये बुक लिखी है। तो दिस इज अ वेरी नाइस इंफॉर्मेशन, सो थैंक यू वेरी मच। तो आज तक किसने किसने इन बेबीज को, इन्फेंट्स को मेडिसिन दी है? और कैसी दी? डायरेक्टली ऑन टंग पे बेबीज को कभी नहीं देना, क्योंकि इट कॉजेज द इरिटेशन in the mucous membrane of the mouth of the baby. Yes. तो इसमें क्या होता है, हम बोलते हैं कि मेडिसिन डाइल्यूट करके, मतलब मेडिसिन थ्रू मिल्क दो, लेकिन बहुत बार क्या हो जाता है कि वो जिस में मिल्क ले रहे मदर, मिल्क निकाल रही है, तो उसमें हो सकता है कुछ वो कंटेमिनेशन हो, वो स्पून ही अच्छा ना हो, निकालते निकालते जब निकाल रहे तो निकालते वक्त हैंड उसको टच हो जाए, है ना। तो इसमें बहुत से प्रॉब्लम हो सकते हैं। शायद यही थॉट रहा होगा हैनेमन का कि डायरेक्टली बेबीज को मेडिसिन ना दो। ले तो डॉक्टर हैनेमन भी सोच सकते थे ना कि बेबी जैसे कि मदर को दे रहे तो मिल्क थ्रू ही जा रहा है, तो डायरेक्ट मिल्क में हम उस मेडिसिन को दे सकते हैं। या फिर उसके पीछे साइंटिफिकली होम्योपैथिक रीजन ये भी हो सकता है कि बेबीज को मेडिसिन बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, बहुत ही स्लाइट चाहिए, क्योंकि बेबीज तो शोरिक होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसलिए उनको बहुत ही माइन्यूट से माइन्यूट मेडिसिन चाहिए। इसलिए वो मदर के अंदर जाने दो, और मदर से अंदर जाने के बाद जो डाइजेस्ट होगी, डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में जाएगी, ब्लड के बाद मिल्क में जाएगी, तो उसका जो प्रमाण होगा, जो मतलब क्वांटिटी होगी, वो कितनी माइन्यूट से माइन्यूट होगी। और हमारे होम्योपैथी में नैनो से नैनो, नैनो 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 से नैनो मेडिसिन कितने अच्छे से एक्ट होती है, जो हम 10M 50M देखते हैं, राइट। तो ये वजह एक हो सकता है साइंटिफिक रीजन उसके पीछे कि बेबीज को बहुत ही माइन्यूट मेडिसिन चाहिए, इसलिए थ्रू मिल्क दो, और इट एक्ट्स क्विकली, राइट। यस, तो इसलिए बेबीज को डायरेक्ट मेडिसिन कभी नहीं देना, थ्रू मिल्क, थ्रू मदर देना। ओके, ये भी सवाल है। यस, तो इसका भी रीज़न हैनेमन ने दिया होगा, वो मेरे पढ़ने में आया नहीं, मैं पढ़ने में आने के बाद उसका भी रीज़न बताऊंगा। लेकिन मैं जो अभी तक करता हूँ, अगर बच्चों को फीडिंग नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं है, मदर को मिल्क नहीं है, तो उन बेबीज को मेडिसिन हम डायरेक्टली दे सकते। लेकिन अभी ये बात समझ में आई है कि उसे बहुत ही डाइल्यूट करके देनी चाहिए। जैसे कि अगर हम 1 ड्रॉप ऑफ वाटर लेते हैं, 1 ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं और उसमें 1 ड्रॉप ऑफ मेडिसिन डालते हैं, उसको
कितना डाइल्यूट हो गया, उसमें से भी हम वो 1 ड्रॉप लेके अगर 1 स्पून ऑफ जो भी उसको फीडिंग मिल्क दे रहे हैं उस मिल्क में डाल के देते हैं तो शायद वो उसी तरह से एक्ट होगी, माइन्यूट से माइन्यूट। यस, या या कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज तो नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू हैनीमन। कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं चेंज होगा वहाँ पे। हो सकता है क्योंकि ड्यूरिंग आफ्टर डिलीवरी, आजकल तो घर पे डिलीवरी किसी की होती नहीं, राइट। हर लेडीज़ की डिलीवरी हॉस्पिटल में ही हो रही है। हॉस्पिटल में जाने के बाद उसे कितने ड्रग्स लग रहे हैं, एलोपैथिक मेडिसिन जा रही है, उससे तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट हुआ ही वहाँ पे, है ना। तो ऐसे वक्त जर हम ऐसे टाइम पे जरा हम अगर बेबीज को कुछ चाहिए मेडिसिन तो उस मदर थ्रू दे रहे हैं तो इट नेवर इफेक्ट और अफेक्ट द मदर। यस, और उसमें ये भी तो हो सकता है ना, अगर हम इसका नेक्स्ट साइड देखते हैं, अदर पार्ट देखते हैं कि अगर मैं बेबी ब्रेस्ट फीडिंग पे है और उसे कोई प्रॉब्लम गया, ब्रेस्ट फीडिंग पे है और उसे कोई प्रॉब्लम जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बेबीज को, तो वो तो ब्रेस्ट फीडिंग पे होने की वजह से मदर से भी तो कुछ ना कुछ आया ही होगा ना, कुछ इमोशनल फैक्टर आया होगा जिसकी वजह से इसके हेल्थ में इंटरफियर हुआ है, या फिर कुछ बिकॉज ऑफ दैट मेडिसिन, दैट एंटीबायोटिक्स, दैट एनी स्केयरनेस ऑफ हॉस्पिटल, कुछ तो हुआ होगा इसकी वजह से ये बेबी के अंदर आया। तो अगर हम मदर को दे रहे हैं तो वहां पे वो भी करेक्ट हो सकता है, इफ योर मेडिसिन इज राइट। यस, लेकिन हम जो मेडिसिन दे रहे हैं वो मदर का कॉन्स्टिट्यूशन देख के नहीं दे रहे हैं, हम बेबी का ही कॉन्स्टिट्यूशन देख के दे रहे हैं। यस, लेकिन थ्रू मदर वहां पे खाली व्हीकल बन रही है। अगर मदर के अंदर कुछ नहीं है तो वो मदर के अंदर कुछ नहीं करेगी, वो डायरेक्ट बेबी को ही एक्ट करेगी। इफ द मदर इम्यूनिटी इज स्ट्रांग। यस, हाँ, वो क्या करना, वो बेबी को ऐसे लेना, ऐसे पैर पकड़ना उसके, हाँ, और उसको बोलना क्या हो रहा बोल, क्या हो रहा बोल, नहीं तो एक रख के देना। आपको बेबीज की हिस्ट्री कौन देगा? उसकी जो भी अटेंडेंसी है वही देगा, जो जो अटेंडेंट है उसके मदर, फादर, ग्रैंड मदर, है ना, उसके फैमिली मेंबर्स, उनसे ही आपको हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। और आपका ऑब्जर्वेशन। यस, यस, 100%। आप फादर की भी ले सकते हैं क्योंकि फादर अफेक्ट करेगा मदर को। हाँ हाँ, यस, यस, बराबर है।
देखो देखो ये कॉमन है कि हम बेबी को जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, बच्चा अगर वो 10 साल का भी है 15 साल का भी है, हम प्रेगनेंसी हिस्ट्री लेते ही है, राइट। तो अभी तो वो ब्रेस्ट फीडिंग पे है, तो हमें मदर की भी तो हिस्ट्री उसमें लेना ही है। लेकिन आपको बेबी का क्या उसमें डालना है, बेबी की एक्टिविटी कैसी है, क्योंकि वो एक्यूट प्रॉब्लम के लिए कहा है। वो एक्यूट प्रॉब्लम के ये जो अभी मैंने आपको स्लाइड दिखाया, ये जो हैनेमन ने कहा है, ये एक्यूट प्रॉब्लम के लिए कहा है। क्रॉनिक प्रॉब्लम के लिए तो आपको मदर के अगर 1 मंथ का बेबी है या फिर 1 डे का बेबी है और वो कुछ क्रॉनिक डिजीज लेके आया है, प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। आम्हाला पण माहित होऊन राहिलं। तो 1 डे का अगर बेबी है तो 1 डे के बेबी को अगर कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो वहां पे बेबी की क्या हिस्ट्री मिलेगी? आपको तो मदर की प्रेगनेंसी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो प्रेगनेंसी से कैरी हुआ है। और अगर उसको एक्यूट प्रॉब्लम है तो आपको बेबी को ऑब्जर्व करना है कि बेबी कैसा है, डल है, एक्टिव है, हाइपर एक्टिव हुआ है, इरिटेबिलिटी है, नॉन इरिटेबल है, लाइक दिस। देन उसके थर्मल्स, थर्स्ट, बार बार मिल्क ले रहा है तो थर्स्टी है। तो ये सब बातें हमें बेबी की भी कैलकुलेट करनी है और मदर के भी इमोशंस वहाँ पे देखने हैं कि अगर इमोशनली कुछ मिल रहा है वहाँ से मदर से, तो वो भी हमें कंसिडर करना है ड्यूरिंग द टाइम।